साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट। पत्रकार की गिरफ्तारी हुई आज महुआ थाना वैशाली बिहार के द्वारा। एक पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है एससी एसटी मामला में। क्या है पूरा मामला, कानून का कहां लैचेज है, पत्रकार महोदय की गिरफ्तारी कहां तक वैध है, कहां तक अवैध है, क्या सही मायने में पुलिस न्याय को दबा रही है, क्या सही मायने में पत्रकार का जो स्वतंत्रता है उसका हनन किया जा रहा है। पत्रकार लोग उग्र हैं, यूट्यूबर्स लोग रास्ते पे हैं, तमाम वीडियो चल रही है। अब लोगों के जहन में एक प्रश्न है कि आखिर कानून व्यवस्था जो है क्या न्याय व्यवस्था को दबा रहा है, न्याय का शोषण हो रहा है, लोगों को न्याय से वंचित किया जा रहा है, लोगों के लिए न्याय का आवाज उठाने वाला को दबाया जा रहा है। यानी एक तरह से न्याय व्यवस्था का चौथा स्तंभ माने जाने वाली पत्रकारिता के क्षेत्र को क्या उसको वो आजादी नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। तमाम चीजें इस एकमात्र वीडियो में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि महुआ थाना कांड संख्या 134/26 ये केस नंबर है जिसमें पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है, यूट्यूबर्स की गिरफ्तारी हुई है। शायद अगर मैं बिल्कुल सही हूं तो उसका नाम प्रिंस है। 23 फरवरी 2026 को ये एफआईआर दर्ज करवाया गया था महुआ थाना में। मैटर क्या था कि मनीषा कुमारी का ये आरोप था कि उनके घर में सारे लोग जो सहनी परिवार के लोग हैं, और उसमें एक पत्रकार महोदय का भी नाम है। क्योंकि हालांकि हुआ यह था कि पत्रकार महोदय वहां वीडियो को कवरेज करने गए थे, जहां तक मुझे जानकारी है। तो वहां पर हुआ कि घर में घुस के उनके साथ मारपीट किया गया। उनके पिता जो अमुक पासवान हैं उनको जाति सूचक शब्द प्रयोग करके अपमानित किया गया और 1 लाख रुपया ले लिया गया और सोने का चैन छीन लिया गया, जो अमूमन हर केसेस में होता है। सोना का चैन तो एक सर दर्द, यानी एक चैन सबको बेचैन किए हुए रहता है। मुकदमा की मैं बात करूं तो अब मैं गिरफ्तारी जो हुआ, सुबह से ही मैं तमाम ये जो है शेड्यूल कास्ट एक्ट का ये बुक है, मैं इसका अध्ययन कर रहा था। उसके बाद आईपीसी का जो आईपीसी जो अभी बीएनएस हुआ है उसका तमाम रजिस्टर्ड हुआ है। वो 126 सब क्लॉज 2, 115 सब क्लॉज 2, 303 सब क्लॉज 2, 324 सब क्लॉज 4, 351 सब क्लॉज 2 और 3 सब क्लॉज 5 बीएनएस और 31 आरएस एससी एसटी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज हुआ है। अगर मैं इसको आईपीसी से देखूं तो आईपीसी में 341, 323, 379, 427, 506 और 34 यही एफआईआर का आईपीसी का धारा है। और 31 आरएस को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं कि 310, जिसको हम लोग 310 के नाम से जानते हैं। तो ये तमाम धारा 341 में की मैं बात करूं बेलेबल, 323 बेलेबल, 379 में मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल तक, ये सुपर एडिशन का मामला है। 427 बेलेबल, 506 बेलेबल, 35 कॉमन इंटेंशन और 31 आरएस में जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल। हालांकि नॉन बिलेबल और एंटीसिपेटरी बेल नॉट मेंटेनेबल, ये जो एससी एसटी का मामला है। बावजूद इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन के अनुसार कि जिस केसेस में 7 साल तक का पनिशमेंट का प्रावधान है, वैसे केसेस में पुलिस को 41 यानी 41 सीआरपीसी और उसको मैं अभी एनएसएस में कन्वर्ट कर दूं तो 35 का लाभ मिलना चाहिए था। अब मैं बड़ा परेशान हूं, सुबह से मैं विचलित हूं, क्योंकि पुलिस का काम है केवल अरेस्ट करना। एज ए वकील, मैं वकील होने के नाते मैं विचलित हूं, दुविधा में हूं, इसलिए कि पुलिस का काम है केवल अरेस्ट करना, अरेस्ट करके न्यायालय, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देना। अब माननीय न्यायालय का काम है कि उसको जेल भेजना है या फिर छोड़ देना। तो माननीय न्यायालय, जब मैं ये सूचना मिला कि अभी कि न्यायालय के द्वारा भी जेल भेज दिया गया, तो मैं दुविधा में था कि हमारे डिफेंस काउंसिल क्या कर रहे थे। क्योंकि हमारे सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, न्यायालय के आदेशानुसार एक डिफेंस काउंसिल है जिनको ये बताना है कि इसमें 41 का लाभ भी मिल सकता है, जेल नहीं भेजा जा सकता है एज पर
डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि उस जो पत्रकार महोदय की गिरफ्तारी हुई थी उन पर पूर्व से भी 2-3 मुकदमा दर्ज है, आपराधिक मुकदमा। ठीक है, वह मुकदमा भी पत्रकारिता से ही संबंधित है लेकिन दर्ज है। अब जब पहले से क्रिमिनल एंटीसीडेंट है तो फिर 35 यानी 41 का लाभ नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो हैबिचुएट, प्राइमा फेसी हैबिचुएट ऑफेंडर की श्रेणी में आता है। तो इसलिए उनको, पत्रकार महोदय को 41 यानी 35 BNSS का लाभ नहीं दिया गया और वो जेल चला गया। यानी जेल जो गए हैं पत्रकार महोदय बिल्कुल न्याय संगत, एज पर लॉ, कानूनल बिल्कुल वैध है। अब लैचेज कहां है? यानी पत्रकार महोदय के साथ तो नाइंसाफी बिल्कुल हुई। डजंट मैटर कि उन पर पूर्व से आपराधिक इतिहास है कि नहीं। इस केस की मैं बात करूं तो माननीय डीएसपी साहब, जो पर्यवेक्षण पदाधिकारी है, जो सुपरविजन अथॉरिटी है, डीएसपी साहब इस घटना को कैसे ट्रू कर दिए, ये एक प्रश्न के घेरा में है। कटघरा में लाकर डीएसपी साहब को खड़ा कर देते हैं। आखिर क्यों इस तरह से वो न्याय की हत्या कर देते हैं? कैसे? SC/ST एक्ट, घर में घुसकर गाली देना, SC/ST एक्ट कैसे हो सकता है? SC/ST एक्ट में प्राथमिकी तभी ट्रू हो सकता है जब एक सोशल प्लेस, सार्वजनिक स्थल पर हम किसी को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके अपमानित करते। FIR का एक बहुत बड़ा लाइन है मनीषा कुमारी जी का, जो इंफॉर्मेंट है, कि घर में घुसकर शेड्यूल कास्ट से संबंधित अपमानित किया गया, यानी जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया। ये अब चूंकि पत्रकार महोदय को भी तो समझना चाहिए कि जब 14 दिन के अंदर, प्राथमिकी दर्ज होने के 14 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर उनको 35 BNSS का नोटिस नहीं प्राप्त हुआ, तब पत्रकार महोदय को माननीय न्यायालय में, विद्वान न्यायालय में, विशेष न्यायालय में आत्मसमर्पण करके बेल ले लेना था। आसानी से बेल मिल जाना था उनको। आप सरेंडर करते विशेष न्यायालय में, मामला की गंभीरता को देखते हुए, केस के मेरिट को देखते हुए आपके वकील साहब अपना पक्ष रखते और निश्चित रूप से आपको जमानत मिल जाता। सरेंडर कम बेल एकदम होना था, एकदम 99% होना था, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। इसके अलावे आपको ABP, अगर आपको सरेंडर करने में डर लग रहा था या फिर भय था किसी तरह से, तो एंटीसिपेटरी बेल फाइल करना था। ठीक है, नॉट मेंटेनेबल है ABP, लेकिन कब? जब प्राइमा फेसी SC/ST बनता है तब। यदि प्राइमा फेसी कोर्ट को यह लग जाए कि यह मामला SC/ST नहीं बनता है, प्राइमा फेसी नहीं बनता है, तब ABP मेंटेनेबल है। यहां से भी मिलता है, जिला सेशन जो विशेष न्यायालय है वहां से भी मिलता है, और माननीय हाई कोर्ट से भी मिलता है। तो यहां पर मैं अगर देखूं तो गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, जेल जाना बिल्कुल सही है, कानून के अनुसार है। लेकिन मैं अपने तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट अगर हो, SC/ST एक्ट में कोई केस हो, तो आपको घबराना नहीं है, डराना नहीं है, तुरंत न्यायालय के शरण में जाना है, सरेंडर करना है, सरेंडर कम बेल लेना है, 41 का यानी 35 BNSS का लाभ ले लेना है, ABP जाना है, बेल ले लेना है। बेल